रिटन एज ए जो है वो लिखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी जो है वो लिखा है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, प्राइम नंबर। तो HCF क्या होगा? देखो LCM और HCF दोनों बता देते हैं। ठीक है, HCF जो होगा वो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है HCF। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में है एक x कॉमन और y स्क्वायर कॉमन है। कैसे भाई? देखो x दोनों के पास है और y स्क्वायर दोनों के पास है, क्योंकि वहाँ पर y क्या है? 3 है। ठीक है ना। और LCM क्या होता है? बिगेस्ट पावर। यहाँ पर देखो लिख देते हैं जो कॉमन हो, ठीक है, और यहाँ पर जो बिगेस्ट पावर है। तो x की बिगेस्ट पावर क्या है? 3 और y की बिगेस्ट पावर क्या है? 3। तो LCM अगर कोई पूछे तो हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब और HCF क्या हो जाएगा? एक्स वाई। अब हम ये बता देते हैं कैसे आया है। ठीक है ना। देखो हमने A लिख लिया इस तरह से x x x y y और B लिख लिया x y y y। ठीक, जब भी HCF की बात होगी, HCF की, तो जो कॉमन है, जैसे ये x कॉमन है तो x लिख लिया और y लिख लिया क्योंकि y कॉमन है। और कुछ तो कॉमन है नहीं? और कुछ कॉमन है क्या? हाँ, एक और y कॉमन है, ये भी, तो y इंटू वाई। तो बेसिकली क्या हो गया? एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया HCF। और LCM की बात क्या होगी? LCM में जो कॉमन होता है वो सब और बाकी बचे हुए भी। तो LCM में बस हम बोल दिए कि बिगेस्ट पावर लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पता चल गया ना। तो HCF क्या हो जाएगा? बताओ, हमने अभी भी क्या बोला? HCF हो गया अपना एक्स वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो जो खुद से भी डिवाइड हो और साथ में एक और नंबर कोई डिवाइड हो। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जो होता है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 भी सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा। 1 को तो छोड़ दो, 2 केवल अपने आप से डिवाइड होगा, 3 केवल अपने आप से, लेकिन 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी। तो 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो पहले हमें मिल गया ये 4 स्मॉलेस्ट, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब हमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4 के बाद देखो 5 6 7 8 9 10। अब 10 क्या है? ये 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट है। 10 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है और 10 खुद भी डिवाइड कर रहा है। तो 10 जो हो गया 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब कह रहा है कि एलसीएम इन दोनों का, यानी 4 और 10 का एलसीएम। तो 2 तरीका है, हमने बताया कि 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं और बाकी जो बचा उन सबको लिख लेते हैं 5 × 2। तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 20। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों की तरह ऐसे कर सकते हो, 2 और 4 इसका एलसीएम निकाल लो। 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 5 1 जा, फिर 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो आ गया 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x = 3 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या करना है? x² - 2kx - 6 = 0। इसमें k की जगह पर रखना है 3 और = 0 करके कंपेयर करना है। तो 2k × 3 - 6 = 0। 3 3 जा 9, -2 3 जा 6k - 6 = 0। 9 में से 6 गया तो हो गया 3 - 6k = 0। तो जो है माइनस का 6k जो हो गया वो हो गया 3, इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, तो k = -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कीप द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0
एंड y इज इक्वल टू -7 हैज़, देखो पेयर ऑफ इक्वेशन, अगर y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -7, ये दो इक्वेशन है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन के कोई एक सॉल्यूशन होगा? तो अगर हम इसको बनाते हैं, एक y इक्वल टू 0 बनाते हैं, तो ये देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। और y इक्वल टू -7, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 -7 पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू -7 का। दो इक्वेशन बन गए। क्या ये दोनों आपस में कभी काटेंगे? तो नहीं, कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, और ऐसे सिचुएशन में इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वैल्यूज ऑफ के विच फॉर विच द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k हैज़ इक्वल रूट्स। याद करो, इक्वल रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला था? इक्वल रूट्स के लिए हमने बताया था d शुड बी इक्वल टू 0, और d की वैल्यू क्या थी? b² - 4ac, कई बार बताए हैं, इक्वल टू 0। और b और ac क्या था? तो 2x² - kx + k इक्वल टू 0। इसमें ये है a, ये है b और ये है c, ठीक है। क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है b, x² का कोफिशिएंट होता है a, और कांस्टेंट टर्म होता है c। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जगह k दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे b की जगह रख देंगे -k, ठीक है, -k² -4, a की जगह रख देंगे 2 और c की जगह रख देंगे k इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर -k का स्क्वायर हो जाएगा k² -4 × 8 k इक्वल टू 0। एक बार k कॉमन लेंगे तो अंदर बचा k - 8 इक्वल टू 0, ठीक। अब एक बार k इज इक्वल टू 0 होगा, तो एक बार k इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार k - 8 इक्वल टू 0 होगा, तो k - 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आ गया 8, यानी k की वैल्यू एक बार 0 और एक बार 8 आ गई। तो पूछा है कि रूट्स अगर इक्वल होंगे तो किस वैल्यू के लिए? तो 0,8 के लिए, 0 और 8 दोनों वैल्यू के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वेरी गुड, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस ऑफ 3,5 फ्रॉम x एक्सिस इन यूनिट। तो हम बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और 3,5 बना लेते हैं। तो x पे 1 2 3, y पे 1 2 3 4 5, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये हो गया 3,5। और अगर हमें पूछा है x एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से अगर डिस्टेंस नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, तो लाइन कितना लंबा होगा? 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। x एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कितना होता है? y की वैल्यू। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? 5 यूनिट, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC और PQR, ABC एंड PQR, ये दो ट्राइंगल हैं जिसमें AB/QR इक्वल टू BC/PR इक्वल टू CA/PQ दिया है। यानी कि AB जो है वो बराबर ABQR, ठीक है, ABQR, और BCPR, PR कहाँ है? ये है, और CAPQ, इसका रेशियो बराबर है। तो क्या होगा? सिमिलर किसको बोलेंगे? तो अगर हमें ABC बोलना है, ABC सिमिलर, तो हमें बोलना पड़ेगा, चूंकि पहली डंडी से डबल डंडी से ट्रिपल डंडी गए हैं, तो यहाँ पर भी पहली से डबल से ट्रिपल, यानी बोलना पड़ेगा QRP। क्या बोलना पड़ेगा? QRP। अब देखेंगे क्या ऑप्शन है, तो ABC QRP, ABC एक जगह है, QRP नहीं है, तो ये हट गया। दूसरा, अब चारों ऑप्शन को यहाँ पर देखना पड़ेगा। PQR बोलो, अगर हम PQR बोलेंगे, PQR, तो बताओ PQR को किस हिसाब से बोलना पड़ेगा? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में हम एडजेसेंट साइड के रेशियो के हिसाब से सिमिलरिटी बोलते हैं। तो PQR में कहाँ से गए हैं? P जो है हमारा, P से Q, Q से R, यानी थर्ड से सेकंड गए हैं, तो यहाँ पर भी थर्ड से सेकंड जाना पड़ेगा, थर्ड से सेकंड, यानी ACB, ये किसके सिमिलर होगा?
ACB। अगर सिमिलरिटी नहीं आती है तो बताना। तो देखेंगे क्या PQR ACB है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं PQR। अब PQR जो है किसके बराबर हमें बताना है? PQR थर्ड से सेकंड नहीं, सॉरी थर्ड से फर्स्ट बोलना था हमें, ठीक है, थर्ड से फर्स्ट, इसमें हमने जो वो बना दिया लाइन की उसके वजह से। तो यानी PQR होना चाहिए ए थर्ड से फर्स्ट, CAB, यही ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, ठीक है, सिमिलर होगा CAB। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आप लोग को सिमिलरिटी हम बता देते हैं, देखिए। हाँ, तो देखिए कभी भी कोई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है ना, जैसे मान लो एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल अगर PQR है, तो जिनके मान लो AB का रेशियो AB/PR दिया है, BC/PQ दिया है और AC/ जो है QR दिया है, तो हमें इसी साइड के हिसाब से बोलना पड़ेगा। जैसे अगर हमें बोलना है ABC, ट्राइंगल ABC, तो उसको सिमिलर बोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे A से B, B से C गए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हमें RPQ बोलना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डंडी जहाँ हमने बनाई है फर्स्ट से सेकंड पे गए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड पे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी बोलना पड़ेगा ABC किसके सिमिलर हो जाएगा? ABC सिमिलर हो जाएगा RPQ। इसी तरह मान लो क्वेश्चन में कभी बोल दिया, बताइए BAC किसके सिमिलर है? तो BAC सिमिलर हम देखेंगे पहले BAC, यानी BA पे पहली डंडी हमने बनाया और AC पे 3 डंडी, तो BAC सिमिलर हो जाएगा PRQ के, क्योंकि PRQ में भी पहली डंडी और 3 डंडी है, तो PRQ, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में विच फॉलोइंग इज द नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो सिमिलरिटी के लिए हम जानते हैं एंगल सिमिलरिटी होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होता है रेशियो के हिसाब से, AAA सिमिलरिटी होता है, लेकिन RHS सिमिलरिटी नहीं, ये कॉन्ग्रेंसी होता है, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी होता है। देखने वाली बात है, आप लोग सिमिलरिटी अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक सर्कल है, उस पर 2 टेंजेंट्स बने हैं, ये सर्कल है और टेंजेंट्स, हम जानते हैं टेंजेंट जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बने पेयर ऑफ टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। और यहाँ पर एंगल दिया है 110 और पूछा है PTQ, यानी ये वाला एंगल, ये Q है ये P है। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पे बनाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसका और इसका सम, यानी एंगल O प्लस एंगल T हमेशा 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि बाकी बचे हुए दोनों एंगल 90-90 होते हैं, दो एंगल का सम 90-90 180 हो गया, तो बचे हुए दो एंगल का 180 होगा। तो एंगल O जो है वो है 110, तो एंगल T जो हो जाएगा वो 180 माइनस 110, और 180 में से 110 गया तो बचा 70, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है cos A इज इक्वल टू 4/5 देन 10A की वैल्यू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ट्राइंगल बना लेंगे, सरल मेथड है बता रहा मैं, तो इसको ट्राइंगल बना लेंगे और हम यहाँ पर दे देंगे A, ये B और ये C। कॉस के हिसाब से क्या होता है? कॉस के हिसाब से होता है बेस, तो बेस को 4x मान लेते हैं अपॉन हाइपोटेनस को 5x। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3x। विश्वास नहीं हो तो लगा के देखिए कैसे लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। तो AC की वैल्यू कितनी है? 5x, ये तो हमने निकाला है ना, तो इसको नहीं रखेंगे। 5x स्क्वायर इक्वल टू, हम ये निकालना सिखा रहे हैं कि ये कैसे निकालेंगे। तो AB की वैल्यू हो गई 4x का होल स्क्वायर प्लस BC, ये तो नहीं मालूम है,
5 5 जा 25x स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 25x स्क्वायर में से माइनस किया 16x स्क्वायर, बचा BC स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो 9x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, और 9 जो है इधर आएगा तो 9x स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू हो गया BC, और अंडर रूट 9 होता है 3 की वैल्यू, और x स्क्वायर कट गया। x स्क्वायर जब भी किसी स्क्वायर पे रूट होता है तो वो चीज़ बाहर जाता है, तो 3x हो गया BC की वैल्यू, तो 3x इसका निकल गया। अब बताइए tan A के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 3x परपेंडिकुलर है, बेस है 4x, x कट गया तो 3/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स सेल्फ। मतलब एक टावर है, ये टावर है मान लीजिए A और B, और इसकी शैडो है BC। चूँकि कोई टावर 90 डिग्री पे खड़ा होगा तो 90 डिग्री हो गया, तो अगर इसकी हाइट जो है AB जितनी है, मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है या x मीटर है, तो इसकी शैडो भी x मीटर बन रही है। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये वाला एंगल। ठीक, तो हम जानते हैं अगर यहाँ पर tan C लगाएं या tan थीटा, तो C के हिसाब से परपेंडिकुलर x और बेस x कट गया तो tan C इज इक्वल टू हो गया 1। अब हम देखेंगे tan में किसकी वैल्यू होती है 1, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी C की वैल्यू हो गई 45। तो इससे पता चल गया ये एंगल कितना हो गया 45, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 45। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज सेम एज द साइड ऑफ आ स्क्वायर। एक सर्कल है, इस सर्किल की रेडियस मान लीजिए r है, और एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड भी r है। ठीक है, स्क्वायर की साइड तो चारों ही बराबर होती हैं, तो चारों ही r मान लेते हैं। देन देयर पेरीमीटर्स आर इन रेशियो, तो इनके पेरीमीटर क्या होंगे। तो देखिए सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × r, यानी 4 × साइड। ठीक है, बता रहे हैं बस इनका हो जाए। अब रेशियो जो निकालना है, रेशियो वो यानी 2πr, आंसर चेक करो, आंसर शीट 2πr/4r। ठीक, पाई से r से r कट गया, 2 2 हो गया, तो कितना आ गया π/2। तो रेशियो क्या हो गया, जो है रेशियो क्या हो गया बताइए, रेशियो हो गया π/2। ठीक है, समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज। तो एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये दिया है जो है 154, और हमें रेडियस निकालना है। ठीक, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है जो है πr², यानी πr² की वैल्यू दिया है 154। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 × r² इक्वल टू 154, तो r² इक्वल टू हो गया 154 × 7/22। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो r² इक्वल टू कितना बचा, ये काटना पीटना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, 7 7 जा 49, तो r इक्वल टू √49, यानी r इक्वल टू बटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्किल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो हट गया है, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाला, ये भी थोड़ा सा जो है टाइम लेगा, तो कराएंगे बाद में, और इसके बाद वीडियो कल बनेगा। थैंक यू, हैव नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।